जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं अकबर के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने हुमायूं का सारा शासन डिस्कस किया था, 1530 से लेकर के और 1556 ईस्वी तक का शासन हमने कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक का शासन हम पढ़ेंगे। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि क्या अकबर नए परिवर्तन लेके आया, कौन कौन से अभियान चलाए और क्या क्या नई बातें इसके काल में हुई थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर कंप्लीट हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये बातें हमने आपको तभी बता दी थी जब हुमायूं को डिस्कस कर रहे थे कि 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया था। हालांकि इनका बचपन का नाम अकबर नहीं था, एक उपाधि इनको दी गई थी अकबर की। इनका बचपन का नाम क्या था? जलाल था, जलालुद्दीन, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे हुआ था? कलानौर नामक स्थान पर हुआ था, जो पंजाब में गुरदासपुर जिले में पड़ता है। आगे देखते हैं, बैरम बैरम खां के बारे में पढ़ते हैं। बैरम खां कौन थे? बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक बन के रहे थे। मतलब कि संरक्षक का मतलब क्या होता है? देखिए, 1556 तक अकबर केवल ये लगा लो आप, कितने साल का होगा? 42 से 56, 14 वर्ष की आयु हुई थी अकबर की। तो उस टाइम पे ये लगा लो बच्चा ही था। तो एक संरक्षक थे इनके बैरम खां, मतलब मेन शासक तो यही थे, अकबर ही। लेकिन जो कमान संभाले हुए थे वो सारी बैरम खां संभाले हुए थे। जो भी युद्ध वगैरह होते थे, बैरम खां एक सेनापति के रूप में, एक संरक्षक के रूप में इनके साथ थे, अकबर के साथ। तो जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ, उस समय सिर्फ पंजाब के ही कुछ हिस्सों पर उसका वास्तविक नियंत्रण था। ठीक है, ये तब की बात हो रही है 1556 ईस्वी की, जब हुमायूं मतलब युद्ध करके 2-4 युद्ध उसने किए थे। वो उसकी जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम तक सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही इनका वास्तविक नियंत्रण था। इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत हेमू, इनका असली नाम क्या था? हेमराज। हेमू ने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया था। अब ये इस्लाम शाह कौन है और आदिल शाह कौन है? ये जो शेर शाह सूरी वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि शेर शाह सूरी के पुत्र थे इस्लाम शाह, और उस टाइम पे आदिल शाह का सेनापति था ये कौन? हेमू। ठीक है, आदिल शाह भी एक सूरवंश का ही शासक था जो शेर शाह सूरी के बाद आए थे। तो आदिल शाह का सेनापति कौन था? ये थे हेमराज या हेमू। तो उसने इनको काफी प्रभावित कर लिया था उस टाइम तक, आदिल शाह को, और ये उसका प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति बन गया था। कौन? हेमू। और दिल्ली और आगरा से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि वो तो थोड़े दूर थे ना उस टाइम पे, गुरदासपुर में थे, कलानौर में। और हेमू की उस सॉरी हुमायूं की उस टाइम पे डेथ हो जाती है। तो हेमू ने क्या किया? आगरा पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के मुगल गवर्नर तरदी बेग खान को पराजित कर सरहिंद भागने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, एक गवर्नर नियुक्त थे उस टाइम पे। कौन थे वो? तरदी बेग खान। ये कहाँ भाग गए? सरहिंद भाग गए थे ये। तो जहां बैरम खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बैरम खान ने इसको क्यों मारा? क्योंकि इसने जाके खबर दी कि हेमू नाम का कोई शासक है, काफी तकड़ा अच्छा शासक है वो, हम उससे नहीं जीत सकते, इसलिए मैं जान बचा के यहाँ भाग आया। तो बैरम खान को भी उस टाइम पे गुस्सा आ गया कि अकबर के सामने आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। तो उसने उसको वहीं पे मौत के घाट उतार दिया था। तो बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। जैसे ही अकबर का शासन स्टार्ट हुआ तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुई। किसके बीच हुई थी? हेमू और अकबर के बीच। हेमू के पास अकबर से कहीं बड़ी अधिक सेना थी और इसके पास 1500 हाथी थे। सेना काफी बड़ी थी दोस्तों इसके पास, हेमू के पास। और ये लड़ भी बड़े अच्छे तरीके से रहा था। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि एक तीर हेमू की आंख में घुस जाता है और आंख में तीर लगने की वजह से ही सारे युद्ध का पासा पलट जाता है। मतलब वो हार जाता है उस युद्ध में, हेमू की हार होती है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की विजय हुई। दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ जाते हैं। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए
मुगलों और अफगानों के बीच जो चलने वाला संघर्ष था वो समाप्त हो जाता है और दिल्ली पर पूरी तरह से मुगलों का कब्जा हो जाता है। अफगानों के साथ इनके संघर्ष चल रहे थे, जैसे इससे पहले कौन थे, लोधी वंश के एक महमूद लोधी थे, मतलब वो लोधी वंश के खत्म होने के बाद भी आक्रमण करने आए थे महमूद लोधी। ठीक है, फिर उनको हराया भी था। तो यहाँ पे जो बचे हुए थे अफगान शासक कौन थे, ये हेमू और आदिल शाह, इन दोनों को यहाँ पे हरा दिया। तो अफगानों और मुगलों के बीच का शासन ये वो सॉरी संघर्ष बिल्कुल खत्म हो गया था इस टाइम तक, और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया था पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई। अकबर के कुछ सरदारों और धायमा, धायमा थी दोस्तों, धायमा मतलब जिसने अकबर का पालन पोषण किया था, धायमा उसका नाम क्या था, महामंगा, के कुछ सरदारों और महामंगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया। तो अकबर ने दिल्ली से जारी अपने फरमान में बैरम खां को अपदस्थ कर दिया, कि जिस पद पे उसको बैठा रखा था उसको वहां से अपदस्थ कर दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दिया गया। चलिए ठीक है, जितना आपका काम था आपका काम खत्म हुआ, अब आप हज की यात्रा के लिए जाइए। तो बैरम खान को भी प्रारंभ में तो लगा कि ठीक है, ठीक ही बोल रहे होंगे, सहमत हो गया। लेकिन बाद में जब उसे ये लगा कि नहीं, उसके साथ ये सही ढंग से बर्ताव नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो विद्रोह पर उतारू हो गया, वो विद्रोह करने लग गया और जालंधर के निकट वो परास्त हो गया, जालंधर के निकट। अकबर ने फिर भी उदारता बरतते हुए उसे दोबारा मक्का जाने के लिए बोला कि आप मक्का चले जाइए, मतलब उसको फिर भी मारा नहीं कि अब इतने साल हमारे साथ रहे हैं, हम आपको बख्शते हैं। उदारता बरतते हुए अकबर ने बोला कि आप मक्का चले जाइए। तो मक्का की राह में 1561 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक खान ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसकी हत्या कर दी। कब हत्या हुई, 1561 ईस्वी में। ठीक है, मुबारक खान ने इनकी हत्या की थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अकबर के जन्म के बारे में हमने पढ़ा, कब हुआ था, 1556 में इनका, सॉरी 1542 में इनका जन्म हुआ था। 1556 में तो ये गद्दी पर बैठ गए थे एक टाइप से। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। शासन कब से कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक का शासन था। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। उसके बाद बैरम खां के बारे में हमने पढ़ा कि बैरम खां इनके संरक्षक के रूप में रहे 4 साल तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेमू और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में हेमू की हार हो जाती है, यही पानीपत की दूसरी लड़ाई के रूप में जानी गई। उसके बाद हमने देखा कि बैरम खां की मृत्यु किस तरीके से हुई, 1561 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पर्दा शासन का मतलब क्या था दोस्तों। पर्दा मतलब स्त्रियां पर्दा करती थी, पेटीकोट भी स्त्रियां ही पहनती हैं। तो इस 4 साल के पीरियड को 1560 से लेकर 1564 के पीरियड को पर्दा शासन के रूप में जाना गया। कि 1560 से 64 के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियों और धायमा महामंगा और महामंगा के पुत्र आदम खां का काफी प्रभाव था। ठीक है, स्त्रियों का ज्यादा प्रभाव होने के कारण ही ऐसा बोला गया कि पेटीकोट शासन था, कि स्त्रियों की ज्यादा चलती थी, जैसा वो बोलती थी वैसा ही होता था। तो इन 4 वर्षों के इस शासन को क्या बोला गया, पर्दा प्रथा या पेटीकोट शासन के नाम से इस शासन को जाना गया। 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खान ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिस कारण अकबर को पता चलने पर आदम खां को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कि 1561 में मालवा का जो युद्ध होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उस युद्ध में जो आदम खां होता है वो ज्यादा धन अपने पास रख लेता है अकबर को बिना बताए, तो फिर अकबर इसको मृत्यु दंड दे देता है। तो अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में महामंगा की भी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 1564 तक पर्दा शासन को पूर्णतः से अंत कर दिया जाता है, 1564 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में, किस तरीके से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो मालवा के युद्ध अभियान से लेकर के असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की थी। ठीक है, सबसे पहला मालवा अभियान हुआ था और सबसे लास्ट कौन सा था, असीरगढ़। असीरगढ़ वाला काफी बार पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, तो असीरगढ़ के किलों को इन्होंने जीता था, ये इनका अंतिम अभियान था। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालवा विजय, जो कि 1561 की बात है ये। तो सबसे पहले अकबर ने 1561-62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कौन थे शासक, बाज बहादुर शासक थे। अगली बात करते हैं 1562 ईस्वी में चुनार किले पर इन्होंने विजय की थी। चुनार किले के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अफगानों का किला होता था दोस्तों ये। स्टार्टिंग में शेर शाह सूरी यहाँ पे रहता था, मतलब इस किले के ऊपर उनका अधिकार था। उसके जाने के बाद भी अफगानों का ही शासन यहाँ पे था।
तो चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। मुगल सेनापति अब्दुल खान के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो गया था। ठीक है, ज्यादा अफगानी कोई शासक तो बचा नहीं था उस टाइम पे। लास्ट हमने डिस्कस किया जैसे हेमू का युद्ध हुआ था ना, तो तभी से अफगानों और मुगलों के बीच वो संघर्ष खत्म हो गया था। लेकिन ये किला जो था ये अकबर ने अब्दुल खान के नेतृत्व में जीत लिया था। आगे बात करते हैं गोंडवाना विजय 1564, ये भी काफी बार पूछा गया है। इसके अंदर रानी दुर्गावती जो होती है, रानी दुर्गावती के साथ चौरागढ़ के निकट एक जगह थी। ठीक है, गोंडवाना अभियान चलाया गया था 1564 में। तो 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया। यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध हुआ था जिसमें रानी दुर्गावती पराजित हो गई थी और मुगलों का यहाँ पे भी अधिकार हो गया था। आगे बात करते हैं राजपूताना विजय, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजपूताना मतलब राजपूतों के ऊपर कैसे इन्होंने अभियान चलाए थे। तो राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीतियों की विशेषता क्या थी, क्या विशेषता देनी, क्या कैसे ये साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। दो बातें थी दोस्तों। पहली बात तो ये कि जो मतलब राजा खुद से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता था। जैसे अकबर कोई प्रस्ताव भेजता था, अगर वो अकबर के प्रस्ताव को मान लेते थे कि चलो ठीक है हम आपके अंडर काम करेंगे, आपको थोड़ा वो टैक्स हम देते रहेंगे, लेकिन अगर वो खुद से मान जाते थे तो अकबर उन्हें उनका राज्य वापस कर देता था और उन्हें मुगल सेना में कुछ बड़े पदों पर वो बड़े पद उनको प्रदान कर देता था। ठीक है, संबंध अच्छे हो जाते थे। जैसे होता है ना, जैसे आज के टाइम में नाटो है, नाटो का एग्जाम्पल ले लो आप। नाटो के 29 देश है ना, तो 29 देशों में एक ट्रीटी, एक संधि है कि अगर कोई हमसे युद्ध करेगा तो हम सारे मिलकर उसको मारेंगे। तो ऐसे ही अकबर ने भी बोला था कि आप हमारे अंडर आ जाओ, कोई आपके साथ युद्ध करेगा तो हम आपका साथ देंगे युद्ध के अंदर, बस आपको टैक्स वगैरह के रूप में हमें कुछ राशि भेजते रहना है। कुछ शर्तें होती थी कि आप हमारे अंडर काम करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्यूचर के अंदर। और दूसरी बात क्या थी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने में लिप्त राजाओं को पराजित करके उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जो नहीं मानते थे फिर उनके खिलाफ वो क्या करते थे, युद्ध वगैरह करके उनको पराजित करके वो अपने अंडर ले लेते थे उस एरिया को। तो ये दो विशेषताएं थी। अब सबसे पहले बात करते हैं आमेर की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आमेर के शासक भारमल पहले राजपूत राजा थे जिसने 1562 में खुद से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो कौन थे वो? राजा भारमल थे। और कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे। 1562 ईस्वी में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई जिसको बोला जाता है, इसका विवाह उन्होंने अकबर के साथ कर दिया था। ठीक है, जोधा अकबर आपने मूवी भी देखी होगी, तो वही जोधाबाई की बात यहाँ पे चल रही है कि उनका विवाह उन्होंने अकबर के साथ कर दिया था। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किए थे। ये आगे चल के अकबर के नवरत्न में भी शामिल हुए थे दोस्तों। कौन? मान सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं मेवाड़ की। वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़। मेवाड़ ही एक ऐसा मतलब उस टाइम पे एरिया था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजपूत राज्य में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह थे। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। ठीक है, चित्तौड़ को जीत लिया था 1567 में। 1572 में क्या हुआ दोस्तों? 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, वही बात, उन्हीं की बात चल रही है दोस्तों जिनको इतिहास में मतलब स्वर्ण अक्षरों में जिनका नाम दर्ज है, तो वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। 18 जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। और इस युद्ध में मुगलों को विजय माना जाता है, विजित माना जाता है। ये सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा गया दोस्तों कि मुगल इस युद्ध में जीत गए थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। बात ऐसी है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। जीवन भर संघर्ष चला था। मतलब महाराणा प्रताप तो एक ऐसी शख्सियत थे कि ये अकबर के सपनों में आना शुरू हो गए थे। इतना परेशान करके इन्होंने रखा हुआ था अकबर को। ये अकबर इनसे जीतता ही नहीं था। और इस युद्ध में भी माना जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में, कि उनके सेनापति आए थे, अकबर तो इनके सामने आया ही नहीं था। ठीक है, बात थोड़ी लंबी है, कभी मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर। लेकिन अकबर से मतलब अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीता नहीं, बस ये बात है। लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि मुगल जीत गए थे, तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों गुजरात अभियान के बारे में। तो 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया तथा इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खान तृतीय था। कौन था? मुजफ्फर खान तृतीय। 1572 की बात चल रही है।
अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसे? गुजरात को। आगे बंगाल और बिहार की बात करते हैं। 1574-76 के दौरान अकबर का बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसके ऊपर भी अधिकार हो गया था। इसके बाद पश्चिम उत्तर राज्यों की बात करते हैं। इसके बाद अकबर ने पश्चिम उत्तर राज्यों पर अभियान शुरू किया और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब सोच सकते हो कि ऊपरी हिस्सा जो भारत का था वो तो सारा इस टाइम पे अकबर के हिस्से में आ ही गया था। इसके बाद अकबर ने क्या किया? दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया। देखते हैं दक्षिण भारत अभियानों के बारे में। अकबर पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान शुरू किया था। 1591 में अकबर ने सबसे पहले खान देश पर आक्रमण करके, वहां के शासक कौन थे? अली खान। तो आक्रमण करने से पहले ही अली खान ने खुद से ही मतलब अधीनता स्वीकार कर ली थी। आक्रमण करने गए थे लेकिन जो अली खान थे वो खुद ही अकबर के अंडर में आ गए थे। इसके बाद 1599 में अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया। कहां पर? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद बाद में नाम पड़ा, पहले इसका नाम देवगिरी था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की जब हमने बात की थी तो उन्होंने ही इसका नाम चेंज किया था देवगिरी से दौलताबाद। और फिर 1599 में अकबर ने इसे भी जीत लिया था। इसके बाद 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था। इसको हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम दक्षिण भारत के आगे जाके मध्यकालीन इतिहास के राजवंशों की बात करेंगे ना। तो चांद बीबी थी वहां पे अहमदनगर में। तो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी ये। कौन? चांद बीबी। यहाँ भी अकबर की जीत हुई और इस क्षेत्र को भी अकबर ने अपने अंडर ले लिया था। याद रखना 1600 ईस्वी में अहमदनगर की सुरक्षा का भार किसके ऊपर था? चांद बीबी के ऊपर। और ये कौन थी? अहमदनगर के शासक निजाम शाह की ये पुत्री थी। इसके बाद 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया और यह अकबर का अंतिम अभियान था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि असीरगढ़ के किले को कब जीता गया? 1601 में, और यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका कलापूर्ण मकबरा भी बना हुआ है। कब डेथ हुई अकबर की? 1605 ईस्वी में। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त कर दिया जाता है, जो इनका पुत्र होता है। कौन? सलीम नाम था उसका। जहांगीर के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख वर्षों के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष, कौन से वर्ष में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जन्म, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ था इनका? 1556 ईस्वी में। जो इनके संरक्षक थे बैरम खान, इनको कब पदस्थ किया इन्होंने, कब पद से हटाया था? 1560 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? क्योंकि तीर्थ यात्रा के ऊपर कर देना पड़ता था, इसको 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त कब किया था? 1564 ईस्वी में। जो मतलब मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से लगता आ रहा था जजिया कर, तो इसको समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। ये गैर मुस्लिम जो लोग होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और राजधानी आगरा से कहां पे स्थानांतरण की थी? फतेहपुर सीकरी में। ये आगरा के अंदर है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। गुजरात अभियान के समय ही 1571 में जैसे गुजरात अभियान शुरू किया था तो उसी समय फतेहपुर सीकरी की स्थापना इन्होंने की थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। इबादत खाना मतलब जहाँ पे जो धर्म गुरु होते हैं वो मतलब एक बैठक के रूप में इकट्ठे होते थे, बैठते थे, और अकबर वहां पर बैठ करके क्या करता था? थोड़े से इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा जानने की इच्छा वो रखता था, मतलब बिल्कुल डिटेल में वो जानना चाहता था। तो उन्हीं महापुरुषों की बात वगैरह अकबर इस इबादत खाने के अंदर सुनता था। स्टार्टिंग के अंदर इबादत खाने में सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को ही इजाजत थी आने की। 1578 में क्या किया? 3 साल बाद इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी कि कोई भी धर्म हो आप यहाँ पर आके अपने विचार रख सकते हैं। 1569 ईस्वी में क्या हुआ? महजर की घोषणा की गई। अभी महजर क्या था दोस्तों? महजर एक टाइप से ये लगा लो जैसे इबादत खाने में सभी लोग आते थे ना, सभी धर्मों के लोग आते थे, अपने अपने धर्मों के बारे में बताते थे। अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट हो जाता था, कोई इश्यू हो जाता था, तो अंतिम फैसला क्या होता था? अंतिम फैसला उस टाइम पे राजा का होता था। ये उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था कि अंतिम फैसला मेरा ही होगा, मैं सबके पक्ष सुनूंगा और जो मतलब मेरे को ठीक लगेगा मैं अपना डिसीजन दूंगा। तो इसी को बोला गया महजर। 1579 में इसकी घोषणा की गई। यानी कि धार्मिक मामलों में इस टाइम पे
जो शासक थे, जो राजा होते थे, उनका हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। 1582 ईस्वी में इन्होंने एक नया धर्म जिसका नाम था दीन ए इलाही, इसकी घोषणा की। याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की घोषणा या स्थापना कब की गई? 1582 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में इसने एक नया कैलेंडर जिसका नाम था इलाही संवत, इसकी शुरुआत की 1583 में। 1601 ईस्वी में क्या किया? असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान था और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो सभी ये वर्ष आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं अकबर के बारे में। इसके जो 1605 तक का जो टाइम पीरियड था, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। तो अकबर का प्रथम विवाह किससे हुआ था? हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। हिंदाल यही थे दोस्तों, जो इनके पिता थे हुमायूं, उनके भाई कौन थे? हिंदाल। तो हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से इनका पहला विवाह हुआ था। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी कौन था? अकबर था। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? ये बीरबल था। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले किसने, कौन सा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? वो बीरबल था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, जसवंत और बसावन। ऑप्शन के अंदर दे देते हैं दोस्तों, बताइए इनमें से कौन से अकबर के दरबार के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यही ऑप्शन के, अगर इनमें से एक ऑप्शन के अंदर दिख गया तो आपको वहीं पे टिक करके आना है। याद रखना, अब्दुल समद, जसवंत और बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेंजू बावरा। इसके बाद अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। एक टाइप से ये मनसबदारी प्रथा होती क्या है दोस्तों? ये एक रैंकिंग सिस्टम होता था, ठीक है। जैसे मिलिट्री के अंदर होते हैं ना रैंक अलग अलग टाइप के, और सिविल के रैंक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अकबर ने भी अपने जो दरबार में रैंक इसी तरीके से दे रखे थे। अलग अलग डिपार्टमेंटों के लोगों को उनकी मतलब कार्यशीलता, कार्यक्षमता के हिसाब से जो उनका पद होता था, तो उनको सबको अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से बांटा हुआ था, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। तो राजकवि कौन थे? फैजी। कई ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया है आगे चल करके। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। तो बीरबल की हत्या कैसे हुई थी? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के वक्त। उसके बाद गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? गुजरात विजय के बाद, 1572 के टाइम की बात चल रही है दोस्तों ये। और अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। आगे दोस्तों, अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण की फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किया था? बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है कि अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अब अकबर के नवरत्नों के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखने हैं आपको ये। नवरत्न कौन कौन से थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खाने खाना। अब एक एक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला बीरबल, तो इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कवि राज की उपाधि इनको दी गई थी। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाले एकमात्र हिंदू यही थे। और यूसुफ जाई कबीले से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है अबुल फजल। तो ये इतिहासकार थे, इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना इन्होंने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तानसेन। तानसेन का मूल नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था और तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हरिदास। और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? कंठभरण और वाणी विलास की उपाधि इनको दी गई थी। कंठभरण और वाणी विलास। आगे अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान का पुत्र था।
कवि एवं ये साहित्यकार थे। गुजरात विजय पर इनको खान खाना की उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं मान सिंह की। ये वही मान है जो राजा भारमल के पुत्र थे और भगवान दास के ये पुत्र थे, बहादुर सेना नायक थे। ठीक है, अच्छे सेना नायक के रूप में इन्होंने काम किया राजा मान सिंह ने। आगे राजा टोडरमल, तो ये अकबर के दरबार में दीवान थे। दीवान मतलब एक टाइप से आप ये लगा लो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। ठीक है, कौन? राजा टोडरमल। भूमि सुधारक कई काम इन्होंने किए थे। भूमि सुधारक जो काम होते थे ये यही संभालते थे। और 10 साल बंदोबस्त। 10 साल बंदोबस्त क्या होता है दोस्तों? 10 साल का मतलब ये होता है कि जैसे उस टाइम पे जो किसान होते थे, जो कृषक होते थे, वो पिछले 10 साल की उनकी जितनी भी इनकम हुई थी उसको सारे को मिला करके 1/3 हिस्सा कर के रूप में लगा लो, आप ये टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसको ही बोला गया था 10 साल बंदोबस्त। और ये शुरुआत किसने की थी? राजा टोडरमल ने की थी। आगे फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। कौन? फैजी। अकबर ने इन्हें राजकवि का दर्जा दिया था और कई ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे है हकीम हुक्म। ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और रसोई घर के प्रबंधक कौन थे? हकीम हुक्म ही थे। जो भी अकबर मतलब अकबर के दरबार में खाना वगैरह बनता था ये सारा इन्हीं के अंडर बनता था। किसके अंडर? हकीम हुक्म के अंडर। और माना जाता है कि ये खाना मतलब अकबर को परोसने से पहले खुद चेक करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा डिस्कस किया अकबर का सारा काल 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 तक। जो भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं जिन भी पॉइंट से, वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।